कैसी स्थिति होगी अगर कोई किसी के घर की चाबी न चुराए बल्कि उस इंसान का चेहरा ही चुरा ले। सोचिए वो नया चेहरा लगाकर बाजारों में घूम रहा है, उधार ले रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है और पूरी दुनिया यहाँ तक कि पुलिस और कानून भी यही मान रही है कि वो असली व्यक्ति ही ये सब कर रहा है। हाँ, ये सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना। बिल्कुल, ये किसी हॉलीवुड की साईफाई फिल्म का प्लॉट लगता है, पर असल में ये बिल्कुल वही स्थिति है जो तब पैदा होती है जब किसी का आधार या पैन कार्ड किसी गलत हाथ में पड़ जाता है। आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक अपेक्षा होती है एक सटीकता की, जैसे इंजीनियरिंग में होता है। सही कहा। वो पूरी तरह से बाइनरी होता है, मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ दिखता है। हाँ, वही मेरा पॉइंट था। हड्डी टूट गई तो एक्सरे में वो सफेद और टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही प्रॉब्लम। और इसमें ना एक अजीब सा सुकून भी है। इंसानी दिमाग को चीजें साफ साफ दिखाई देना और उन्हें कैटेगराइज करना पसंद है, पर डिजिटल दुनिया में ये इतना आसान नहीं है। चलिए इस पूरी बात को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जब हम डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा लीक्स की इस दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन जैसे पूरी तरह से खराब हो जाती है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जो सच कहूं तो बहुत धुंधला और डरावना है। एकदम सही। और उस धुंधलेपन में सबसे बड़ी समस्या हम खुद हैं। वही तो, लोग अक्सर अपने इन दस्तावेजों को लेकर कितने लापरवाह होते हैं, ये देखकर सच में हैरानी होती है। किसी प्रॉपर्टी डीलर ने मांगा तो व्हाट्सएप पर तुरंत पैन कार्ड की फोटो भेज दिए ना, जी। या किसी अनजान दुकान पर सिम लेने गए और आधार की फोटोकॉपी वहां वैसे ही छोड़ दी। हाँ, ये आम आदत बन चुकी है लोगों की। पर पासवर्ड भूल जाना या चोरी हो जाना एक अलग बात है, उसको आराम से रीसेट किया जा सकता है। लेकिन एक नेशनल आईडी का लीक होना पूरी जिंदगी का सरदर्द, यानी लाइफ हेडेक कैसे बन सकता है, इसकी गहराई को समझना इस गहरी चर्चा का हमारा सबसे बड़ा मिशन है आज। ये मिशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जानकारी का सही इस्तेमाल या उसका बचाव तभी संभव है जब हम इसके पीछे छुपे हुए खतरे के मैकेनिज्म को समझें। बिल्कुल। जब एक पासवर्ड चोरी होता है तो नुकसान बस एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट या एक सोशल मीडिया प्रोफाइल तक सीमित रहता है। लेकिन जब पैन या आधार लीक होता है तो उस व्यक्ति की पूरी आर्थिक और कानूनी आइडेंटिटी दांव पर लग जाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि ये दोनों सिर्फ आम नंबर नहीं है, ये भारत में किसी भी इंसान की फाइनेंशियल और लीगल फाउंडेशन है। तो आखिर जब ये सेंसिटिव डेटा पहली बार किसी गलत हाथ में पड़ता है तो ग्राउंड रियलिटी पर क्या होता है? चलिए एक हाइपोथेटिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक आम इंसान है जिसे हम रमेश कह सकते हैं। ठीक है, रमेश का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो रमेश एक दिन किसी नए शहर में जाता है, एक सस्ते होटल में रुकता है और वहाँ काउंटर पर अपने आधार की फोटोकॉपी दे देता है। अब वहाँ से वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होगी? यहीं से शुरुआत होती है उस भयानक स्थिति की जिसे कानूनी भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट। हाँ, आइडेंटिटी थेफ्ट का सीधा सा मतलब यह है कि कोई धोखेबाज उस आधार या पैन डिटेल्स का इस्तेमाल करके रमेश की पहचान चुरा लेता है। अब वो होटल वाला उस फोटोकॉपी को किसी स्कैमर को शायद 50 या 100 रुपए में बेच देगा। बाप रे, बस 50-100 रुपए में? हाँ, डिटेल्स काफी सस्ती बिकती हैं बल्क में। वो स्कैमर सबसे पहले उस फोटोकॉपी का इस्तेमाल करके फर्जी सिम कार्ड्स निकलवाएगा। आजकल ओटीपी स्कैम्स या किसी भी तरह के साइबर क्राइम के लिए स्कैमर्स को ऐसी सिम कार्ड की जरूरत होती है जो उनके खुद के नाम पर बिल्कुल ना हो। तो स्कैमर के पास अब रमेश के नाम का एक फोन नंबर आ गया। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करेगा। उन लीक हुए डिटेल्स और नए सिम कार्ड का इस्तेमाल करके वो अलग अलग बैंक्स में म्यूल अकाउंट्स खोलेगा। म्यूल अकाउंट्स, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? म्यूल अकाउंट्स यानी ऐसे बैंक खाते जो सिर्फ धोखाधड़ी का पैसा इधर से उधर करने के लिए बनाए जाते हैं। वो फर्जी केवाईसी प्रोफाइल्स बनाएगा और लोगों को अलग अलग स्कैम्स में फंसाकर उनसे जो पैसा लूटेगा वो सीधा उन्हीं बैंक अकाउंट्स में मंगवाएगा जो रमेश के नाम पर खुले हैं। ओह वाओ! यहाँ मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है जिसमें मुझे उलझन हो रही है। महज एक 12 डिजिट का नंबर या 10 डिजिट का अल्फाबेटिक कोड किसी पेपर पर छपे होने से सीधे पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति, जैसे हमारे उदाहरण में रमेश, उसके दरवाजे पर कैसे पहुंच सकती है? ये एक बहुत नेचुरल सवाल है। मतलब सिस्टम इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वो असली मुजरिम और निर्दोष में फर्क ही ना कर पाए?
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा जो कानूनी और बैंकिंग सिस्टम है वो शुरुआती दौर में धोखेबाज या स्कैमर का चेहरा नहीं पहचानता। वो सिर्फ और सिर्फ कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स को पहचानता है। अच्छा, सिस्टम के पास चेहरा देखने का कोई तरीका ही नहीं है उस वक्त? बिल्कुल नहीं। सिस्टम के लिए आइडेंटिटी का मतलब वही नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जब कोई साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखवाता है कि उसके साथ ठगी हुई है, तो पुलिस उस ठगी में इस्तेमाल हुए बैंक अकाउंट की जांच करती है। वो बैंक से पूछते हैं कि ये अकाउंट किसका है। और बैंक तो वही रिकॉर्ड देगा जो उनके पास है। एग्जैक्टली। बैंक अपना KYC डेटाबेस चेक करता है और वहां उस इनोसेंट व्यक्ति का नाम, उसका पता और उसका आधार नंबर निकलता है। तो जब तक फ्रॉड पकड़ा जाता है तब तक सिस्टम की नज़र में वो निर्दोष व्यक्ति ही मुख्य आरोपी होता है ना? बिल्कुल वही होता है। पुलिस को लगता है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स है वही असली मास्टरमाइंड है। जब तक कानूनी रूप से कोर्ट ने या साइबर सेल में ये साबित नहीं हो जाता कि ये आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला है, तब तक उस निर्दोष इंसान का नाम फ्रॉड डेटाबेसेस में दर्ज रहता है। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा है ना? उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकीलों को फीस देनी पड़ती है और अपने ही देश में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सालों तक लड़ना पड़ता है। ये एक बेहद बड़ा ट्रॉमा है किसी के लिए भी। ये पूरा सिनारियो डरावना होने के साथ साथ काफी एक्सट्रीम भी लगता है। ऐसा लगता है कि पुलिस केस होना एक ऐसी चीज है जो शायद हजारों में किसी एक के साथ होती हो, है ना? हाँ, अक्सर लोगों को यही लगता है कि ये रेयर है, पर जब हम इन सोर्सेज को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि पहचान छुड़ाकर सिर्फ पुलिस केस ही नहीं होते, बल्कि इसका एक और पहलू है जो और भी ज्यादा आम और खतरनाक है, और वो है जब ये धोखेबाज सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। एक ऐसा कर्ज जिसे कभी लिया ही नहीं गया, लोन फ्रॉड। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और अगर हम डेटा को देखें तो ये आजकल के डिजिटल युग में सबसे तेजी से बढ़ने वाला साइबर क्राइम है, खासतौर पर जब से स्मार्टफोन्स और डिजिटल लेंडिंग का दौर शुरू हुआ है। यानी जब कोई आसानी से फोन से लोन ले सकता है तब की बात कर रहे हैं आप? आना वाली इंस्टेंट लोन ऐप्स। जब कोई धोखेबाज किसी के पैन या आधार का इस्तेमाल करके पर्सनल लोन लेता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नज़र में पैसा उस असली व्यक्ति को गया है, इसलिए उस पैसे को ब्याज समेत चुकाने की पूरी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी उस निर्दोष व्यक्ति पर ही आ गिरती है जिसके नाम पर वो आईडी है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो को देखकर किसी को भी उस अनजान शख्स की याद आ सकती है जो किसी महंगे रेस्टोरेंट में आता है, पेट भर के सबसे महंगा खाना खाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले अपना बिल किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के केबल पर छोड़ जाता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है ना? अब रेस्टोरेंट का मैनेजर तो उस निर्दोष व्यक्ति से ही पैसे मांगेगा जिसके टेबल पर बिल रखा है, लेकिन यहाँ मेरा एक लॉजिकल पुशबैक है। हम जानते हैं कि बैंकिंग रूल्स कितने सख्त होते हैं आमतौर पर। क्या इन डिजिटल लोन ऐप्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पैसे देने से पहले सामने वाले व्यक्ति की पहचान को अच्छी तरह से पुख्ता करे? बननी तो चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है हमेशा। वही ना, एक छोटी सी वेरिफिकेशन इन सभी स्कैम्स को रोक सकती है। तो फिर ये एप्स फेल क्यों हो रहे हैं यहाँ पर? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो हम पाएंगे कि इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। ये टकराव है सुविधा यानी कन्वीनियंस और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के बीच। अच्छा, सुविधा और सुरक्षा का टकराव। हाँ, आजकल हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए। इन इंस्टेंट लोन ऐप्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि वो मिनटों में बिना किसी लंबे फिजिकल पेपर वर्क या ब्रांच विजिट के लोन पास कर देते हैं। उनका यूएसपी ही स्पीड है, और जहां स्पीड होती है वहां सुरक्षा के साथ समझौता होना तय है। तो तेजी से कस्टमर एक्वायर करने के चक्कर में वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस को जानबूझकर हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल। इन लोन ऐप्स की जो डिजिटल KYC प्रक्रिया होती है वो अक्सर इतनी कमज़ोर होती है कि एक अनाड़ी स्कैमर भी उसे आसानी से बाईपास कर लेता है। स्कैमर्स चोरी किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो डिजिटली जाली हस्ताक्षर यानी फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स क्रिएट करते हैं। पर वो फोटो वेरिफिकेशन का क्या, जो आमतौर पर होता है? आजकल तो ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं जो लो रेजोल्यूशन फोटो को भी आसानी से मैच करवा देती हैं, और जो लाइवनेस चेक होता है, जहां ऐप कहती है कि कैमरा में देखकर ब्लिंक करें, वहां स्कैमर्स किसी वीडियो या हाई डेफिनेशन फोटो को स्क्रीन के सामने रखकर सिस्टम को बेवकूफ़ बना देते हैं। ओह वाओ,
ये तो बहुत ही एडवांस लेवल का फ्रॉड हो गया। और ओटीपी वेरिफिकेशन का क्या करते हैं वो लोग? और जहां तक ओटीपी की बात है, उसके लिए वो ओटीपी रीडायरेक्शन मैलवेयर या कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐप का एल्गोरिथम सोचता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, लाइवनेस चेक पास हो गया और ओटीपी भी सही एंटर हुआ है, बस अगले 5 मिनट में 50,000 या लाख रुपए का लोन अप्रूव हो जाता है। पैसा तुरंत स्कैमर के डिजिटल वॉलेट या म्यूल अकाउंट में चला जाता है। और जिसके नाम पर लोन लिया गया है उसे तो भनक भी नहीं लगती। अगर इस पूरे सिस्टम में स्कैमर ने इतनी आसानी से बाईपास कर लिया है, और जाहिर है वो उस लोन की ईएमआई तो चुकाएगा नहीं, है ना? हाँ, स्कैमर क्यों ईएमआई देगा, वो तो फ्रॉड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका असर बहुत देर से पता चलेगा, और वो असर सिर्फ उस इंस्टेंट कॉल तक सीमित नहीं होगा। उस व्यक्ति का पूरा फाइनेंशियल फुटप्रिंट अंदर से सड़ने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे बिना ईएमआई भरे किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है। सही पकड़ा। असली तमाशा तो तब शुरू होता है जब उस लोन की पहली और दूसरी ईएमआई बाउंस होती है। एक 50,000 का लोन भी अगर डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले उस निर्दोष व्यक्ति का क्रेडिट प्रोफाइल, जिसे हम आम भाषा में सिबिल स्कोर कहते हैं, वो बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। और क्रेडिट ब्यूरोज को तो कुछ पता ही नहीं होता कि फ्रॉड हुआ है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ नंबर्स दिखते हैं कि एक लोन लिया गया और उसकी किस्तें नहीं चुकाई गईं, और इसके तुरंत बाद एंट्री होती है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स की। वो कॉल्स करना शुरू करते हैं, परेशान करते हैं और यहाँ तक कि धमकियां भी देते हैं। बाप रे! क्योंकि उनके डेटाबेस में तो वही नाम और नंबर फ्लैश हो रहा होता है जो लोन लेते वक्त डाला गया था। ये स्थिति किसी के लिए भी दुष्स्वप्न यानी नाइटमेयर जैसी है। अचानक अनजान नंबर्स से कॉल्स आना शुरू होते हैं, मांग करते हुए कि लाखों रुपए चुकाओ। लेकिन रिकवरी एजेंट्स का कॉल आना तो फिर भी एक ऐसा असर है जो तुरंत दिख जाता है। अगर कॉल्स आए तो इंसान को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो एक्शन ले सकता है ना। हाँ, कॉल से अलर्ट तो मिल ही जाता है। वो खामोशी है जब महीनों तक या सालों तक कुछ पता ही ना चले, जिसे इन रिपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म डैमेज या एक खामोश खतरा कहा गया है। ये सबसे भयानक हिस्सा इसलिए है क्योंकि इसका नुकसान बहुत धीमा होता है। ये ओवरनाइट नोटिस नहीं होता। स्कैमर्स अक्सर छोटे छोटे लोन्स लेते हैं या फिर ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें डायरेक्ट कॉलिंग होती ही नहीं है। अच्छा, बिना कॉलिंग वाले ऑप्शंस यूज करते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। बिल्कुल। ये धोखा महीनों या कभी-कभी सालों तक बैकग्राउंड में चलता रहता है और अक्सर तब तक नोटिस नहीं होता जब तक पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस खामोश खतरे को मैं एक दीमक के उदाहरण से देखती हूँ। जैसे दीमक किसी लकड़ी के घर को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम ठीक लगता है, घर का पेंट चमकदार होता है, खिड़कियां मजबूत लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी फाउंडेशन खत्म हो चुकी होती है। हाँ, दीमक का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। और इस बात का पता तब चलता है जब एक दिन अचानक किसी के बैठते ही छत नीचे आके गिरती है। यहाँ भी ठीक वही हो रहा है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। पासवर्ड चोरी होने और पैन या आधार चोरी होने के बीच का बुनियादी फर्क यहीं पर आकर पूरी तरह क्लियर हो जाता है। एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होने पर आप उसे तुरंत बदल सकते हैं और पिछला चैप्टर क्लोज हो जाता है। पर आईडी कार्ड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वही तो, पैन और आधार जैसे आईडी नंबर्स तो जिंदगी भर का साथ हैं। इन्हें किसी नए पासवर्ड की तरह रीसेट थोड़ी किया जा सकता है। जरा इनके लॉन्ग टर्म परिणाम सोचिए। जैसे अभी हमने सिबिल की बात की, क्रेडिट स्कोर तो बर्बाद होता ही है, पर इसके साथ साथ इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, बैंकिंग की रेपुटेशन और यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जो योग्यता होती है, वो सब लंबे समय के लिए संकट में आ जाती है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन लगता है मुझे तो। एकदम चेन रिएक्शन है। मान लीजिए किसी का पैन लीक हो गया और स्कैमर्स ने उसका इस्तेमाल किसी हवाला ट्रांजैक्शन या बड़े पैमाने पर फर्जी खरीद फरोख्त में कर लिया। उस स्कैमर ने करोड़ों का लेन देन किया चुपचाप। और क्योंकि हर बड़े ट्रांजैक्शन में पैन लिंक करना जरूरी है, तो इसका रिकॉर्ड सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर्स पर चला गया होगा। बिल्कुल। इनकम टैक्स के सिस्टम में एक बहुत बड़ा टैक्स मिसमैच जनरेट हो जाएगा। फिर सालों बाद एक दिन अचानक उस आम इंसान के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है कि पिछले साल 50 लाख की आमदनी दिखाई गई है, लेकिन रिटर्न्स में इन लाखों के ट्रांजैक्शंस का जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर पेनल्टी भरी है। जबकि उस इंसान ने
अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई बड़ी इनकम देखी ही नहीं होती। वही ना, अचानक बिना किसी गलती के एक बेहद थका देने वाला लंबा कानूनी तनाव शुरू हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसका असर आम जिंदगी के और भी पहलुओं पर पड़ता है। आजकल हर छोटी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले थर्ड पार्टी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। हाँ, वो बैकग्राउंड चेक काफी कॉमन हो गया है अब। अगर किसी के पैन पर फ्रॉड हिस्ट्री है या सिबिल डिफॉल्ट दिखा रहा है तो उसे नौकरी मिलने में समस्या आएगी और एचआर उसकी प्रोफाइल तुरंत रिजेक्ट कर सकता है। भविष्य में अपना खुद का घर खरीदने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो वो सिस्टम द्वारा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री बुरी तरह करप्ट हो चुकी है। और इस खराब हो चुके रिकॉर्ड को कानूनी रूप से क्लियर करने में जो वक्त लगता है उसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। सिस्टम को ये समझाना कि मैं हूं और उस स्कैमर ने मेरी पहचान चुराई है, ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने वाला प्रोसेस है ये। पूरा सिस्टम सुनकर ही थकान महसूस होने लगती है सच में। लेकिन ये सब सुनकर किसी भी आम इंसान के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर हमने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों रख दिए हैं। ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। मतलब सिर्फ इन 2 दस्तावेजों, आधार और पैन, इनके ही लीक होने से आखिर इतनी बड़ी तबाही क्यों मचती है? ऐसा इन आईडीज में क्या खास है जो पुराने जमाने के रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में उतना नहीं था? अगर मैं इसको एक और नजरिए से देखूं तो ये एक मास्टर की, यानी एक ऐसी मास्टर चाबी की तरह है जो पूरे घर के हर कमरे, हर तिजोरी का ताला आसानी से खोल सकती है। मास्टर की? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या एक ही सिंगल नंबर से लोगों की जिंदगी का हर छोटा बड़ा फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट जोड़ देना एक बहुत बड़ी सिस्टम डिजाइन की गलती नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और इस पर पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट्स के बीच काफी लंबी बहस भी होती रही है। इनके इतने खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह इनका सर्वव्यापक होना है। सर्वव्यापक यानी हर जगह मौजूद होना। हाँ, यानी ये हर जगह प्रैक्टिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर जगह इस्तेमाल होते हैं। बैंक में नया अकाउंट खोलना है, आधार और पैन चाहिए। नया टेलीकॉम कनेक्शन या सिम लेना है, वही आईडीज चाहिए। हर जगह वही एक फाउंडेशनल लेयर बन गया है। लोन लेना हो, शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलना हो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना हो, पीएफ अकाउंट मैनेज करना हो और यहाँ तक कि किसी भी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ उठाना हो, हर जगह ये आईडीज फाउंडेशनल ऑथेंटिकेशन के रूप में जरूरी हैं। मतलब उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। देखिए, एक ही आईडी होने से पूरा सिस्टम आम जनता के लिए बहुत आसान और सुचारू तो बन गया। पहले के जमाने में एक बैंक अकाउंट खोलने में हफ्तों लग जाते थे और ढेरों फिजिकल पेपर वेरीफाई होते थे। आज आधार ई-केवाईसी की मदद से कुछ ही सेकंड्स में आम इंसान का काम हो जाता है। कन्वीनियंस तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन टेक्निकल भाषा में बोलें तो यही खूबी इसे सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बनाती है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह से दीवार टूटी तो पूरा कपड़ा केला दुश्मन के हाथ में चला जाएगा। बिल्कुल सही। यही होता है। पहले के वक्त में अगर किसी को किसी की पहचान चुरानी होती थी तो उसे राशन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस सब अलग-अलग मैनिपुलेट करने पड़ते थे। लेकिन आज हैकर्स और स्कैमर्स को अलग-अलग जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक चाबी चाहिए। हाँ, उन्हें किसी की अलग-अलग इंफॉर्मेशन जुटाने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। एक सिंगल आधार या पैन लीक उन्हें उस व्यक्ति की पूरी डिजिटल लाइफ के मल्टीपल सिस्टम्स का एक्सेस एक साथ दे देता है। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि ये लीक्स इतने डिवेस्टेटिंग होते हैं। एक बार एंट्री मिली तो पूरा सिस्टम डोमिनो इफेक्ट की तरह गिरता चला जाता है। तो जब हमें ये समझ आ गया है कि सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि एक चाबी से सारे ताले खुलेंगे और खतरे इतने ज्यादा बड़े, खामोश और लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो उस चाबी को बचाया कैसे जाए? बचाव ही सबसे अहम मुद्दा है। अब क्या आम लोगों के पास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा कोई और विकल्प है? जब इतना बड़ा सिस्टम लूप होल से भरा हो तो एक आम इंसान खुद को कैसे बचाए? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बचाव और सुरक्षा, प्रोटेक्शन और डिफेंस। वो कौन से ठोस तरीके हैं जिनसे इस खामोश खतरे को रोका जा सकता है?
बचाव के लिए दो तरह की अप्रोच अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। एक है तुरंत किए जाने वाले उपाय और दूसरी हैं कुछ स्मार्ट आदतें जिन्हें डिजिटल हाइजीन का हिस्सा बनाना ही होगा। सबसे पहली और तुरंत सावधानी ये रखनी चाहिए कि कभी भी किसी अनजान वेबसाइट या किसी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पर जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, अपना पैन या आधार शेयर ना किया जाए। हाँ, लोग फ्री गिफ्ट्स के चक्कर में काफ़ी करते हैं ये। आजकल लोग किसी डिस्काउंट कूपन, कैशबैक या छोटी-मोटी फेक स्कीम के चक्कर में आकर अपनी सारी डिटेल्स फॉर्म में भर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर कोई करता है, वो है व्हाट्सएप और ईमेल का लापरवाही से इस्तेमाल। किसी ट्रैवल एजेंट ने टिकट बुक करने के लिए मंगा या किसी प्रॉपर्टी डीलर ने अग्रीमेंट के लिए मंगा और लोगों ने तुरंत अपने असली आधार की आगे पीछे की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी। ये आदत तो सच में बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसकी जगह क्या करना चाहिए फिर? इसकी जगह जहां तक हो सके मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना तो बहुत है, पर मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मास्क्ड आधार एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इसे प्राप्त करने का क्या तरीका है आम जनता के लिए? मास्क्ड आधार एक बहुत ही सिंपल और सिक्योर तरीका है। UIDAI की वेबसाइट पर जब कोई अपना आधार डाउनलोड करने जाता है तो वहाँ एक छोटा सा चेकबॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है डू यू वांट अ मास्क्ड आधार। अच्छा, वो छोटा सा चेक बॉक्स जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ, लोग जल्दीबाजी में इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर उसे टिक करके PDF डाउनलोड किया जाए तो जो आधार कार्ड निकल कर आता है उसमें शुरुआती 8 नंबर्स पर X बना होता है और सिर्फ आखिरी के 4 नंबर दिखते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए पूरी तरह वैलिड माना जाता है, लेकिन पूरा 12 डिजिट नंबर कभी भी उस होटल या ट्रैवल एजेंट के सिस्टम में सेव नहीं होता। ओ, मतलब उनका डेटाबेस हैक भी हो जाए तो स्कैमर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। स्कैमर के हाथ सिर्फ XXXX लगता है जिससे कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की आदत है। यहाँ मैं एक और तकनीक के बारे में जानना चाहती हूँ जो टेक सेवी लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहती है। आधार वर्चुअल आईडी, जिसे आमतौर पर VID कहते हैं। ये क्या चीज़ है? क्या ये वर्चुअल आईडी वैसे ही काम करती है जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या किसी टेम्पररी जगह साइन अप करने के लिए डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं? यानी एक बार इस्तेमाल किया और फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई? कॉन्सेप्ट लगभग वही है और अगर लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस आधे से भी कम हो जाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार और स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तो सच में बढ़िया चीज़ लग रही है। UIDAI की वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने आधार के लिए एक 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी यानी VID जनरेट कर सकता है। जब भी किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को KYC के लिए आधार नंबर चाहिए हो तो असली 12 डिजिट नंबर देने के बजाय ये 16 डिजिट का VID दिया जा सकता है। और सिस्टम उस VID को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, सिस्टम उस VID के जरिए ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को पूरा कर देगा। KYC सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उस सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर कभी भी असली आधार नंबर सेव नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस VID को जब चाहें तब बदला जा सकता है। वाह, ये तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। सुबह एक VID जनरेट किया और शाम को उसे एक्सपायर करके एक नया VID बना लिया, बिल्कुल एक डिस्पोजेबल टोकन की तरह। तो अगर वो VID किसी ने चुरा भी लिया तो वो उसके किसी काम का नहीं रहता। ये सच में गेम चेंजर लगता है। इन डिस्पोजेबल टोकन्स का इस्तेमाल करके उस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन जैसे हमने उस दीमक वाले उदाहरण में बात की थी कि अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा होता है, तो उसका पता कैसे चलेगा किसी को? ऐसी कौन सी स्मार्ट आदत है जिससे बिना EMI डिफॉल्ट हुए ही पहले से फ्रॉड पकड़ा जा सके? इसका पता लगाने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करना। भारत में सारे बड़े क्रेडिट ब्यूरोज जैसे सिविल, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स कानूनी रूप से साल में एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देते हैं। हर साल एक फ्री रिपोर्ट तो मिलती ही है ना? हाँ, पर हर व्यक्ति को हर 6 महीने में एक बार अपनी डिटेल रिपोर्ट डाउनलोड करनी चाहिए और उसमें चेक करना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा छोटा मोटा पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड तो एक्टिव नहीं है जो उसने अप्लाई ही नहीं किया हो। इसके अलावा बैंकिंग और टेलीकॉम SMS अलर्ट्स पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। किसी भी अनजान OTP या अकाउंट लॉगिन के मैसेज को हल्के में ना लिया जाए।
लेकिन एक आखिरी सिनेरियो सोचते हैं यहाँ। मान लीजिए कि किसी का डेटा पहले ही लीक हो चुका है और उसने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की, जहां उसे एक फर्जी लोन दिख गया। तो उस वक्त क्या कदम उठाने चाहिए? पैनिक करने के अलावा कानूनी रूप से उस डैमेज को रोकते हुए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं उस आम इंसान के पास? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम है तुरंत एक्शन लेना, बिना समय बर्बाद किए। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर ऑफिशियल शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे एक लीगल रिकॉर्ड बन जाता है कि फ्रॉड की जानकारी वक्त रहते सिस्टम को दे दी गई थी, जो आगे बैंक से लड़ने में काम आएगा। यानी एफआईआर और शिकायत सबसे पहले करनी है। बिल्कुल। दूसरा कदम है अपने बैंक और उस लोन ऐप को तुरंत सूचित करना जहां से लोन लिया गया है। तीसरा और बहुत अहम कदम है, जिस क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में फ्रॉड दिखा है उनकी वेबसाइट पर जाकर उस स्पेसिफिक एंट्री पर डिस्प्यूट रेज करना। डिस्प्यूट रेस करना भी जरूरी है ताकि वो रिकॉर्ड ठीक हो सके। इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल या UIDI को भी इस गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। ये सारे कदम पेपर ट्रेल बनाने का काम करते हैं। इन्हें लेने से लॉन्ग टर्म लीगल कॉम्प्लिकेशंस और रिकवरी एजेंट्स के हैरासमेंट से बचा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक छोटी सी लापरवाही, जैसे किसी रैंडम फोटोकॉपियर की दुकान पर अपना ID प्रूफ छोड़ देना या बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देना, ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट, फर्जी मूल्य अकाउंट्स, लोन फ्रॉड्स और सालों तक चलने वाले उस मानसिक और कानूनी तनाव का कारण बन सकती है। बिल्कुल। एक ऐसा तनाव जहां इंसान को अपनी ही पहचान साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए इन सोर्सेस का जो सबसे बड़ा और अंतिम रियलिटी चेक था, उसे हमेशा याद रखना होगा। ID लीक होना किसी वेबसाइट के पासवर्ड या सोशल मीडिया अकाउंट के खोने जैसा बिल्कुल नहीं है। पासवर्ड 10 मिनट में रीसेट हो जाता है, पर आधार और पैन जैसे फाउंडेशनल IDs आसानी से बदले नहीं जाते। इनका नंबर जिंदगी भर वही रहता है। वही सबसे बड़ी मुश्किल है। इसीलिए ID लीक इक्वल्स लाइफ हेडेक। एक लीक सीधा किसी के आर्थिक स्थायित्व, बैंक बैलेंस, उसकी सामाजिक छवि और उसके आने वाले कल के अवसरों पर भारी चोट करता है। लेकिन मास्क्ड आधार और डिस्पोजेबल वर्चुअल IDs जैसे टूल्स का लगातार इस्तेमाल करके और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर बनी नज़र रखकर इस बड़े जोखिम को काफ़ी हद तक मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। इस पूरे विषय के सबसे गहरे पहलुओं पर गौर करने के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही चुभने वाला और बड़ा ख्याल आता है। आज के इस दौर में जहां हर दिन हजारों लाखों लोगों का सेंसिटिव डेटा डार्क वेब पर लीक हो रहा है और जहां सिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड है कि एक आधार और पैन जैसे परमानेंट नंबर्स एक बार लीक हो गए तो पूरी जिंदगी एक खामोश खतरे के साए में गुजारनी पड़ती है। सच में ये काफ़ी डरावना ख्याल है। तो क्या भविष्य में किसी की पहचान साबित करने का तरीका इन स्टैटिक यानी स्थिर नंबर्स पर निर्भर रहना चाहिए? सोचिए, क्या आने वाले वक्त में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पूरा फ्रेमवर्क किसी ऐसी नई डायनामिक तकनीक पर आधारित नहीं होना चाहिए जहां फिक्स्ड नंबर्स की जरूरत ही ना बचे? ये सोचने वाली बात है, सच में। शायद एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह सिर्फ बायोमेट्रिक अप्रूवल काम करे या फिर ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित ऐसे टेम्पररी टोकन्स का आविष्कार हो जो हर ट्रांजैक्शन के बाद खुद ब खुद नष्ट हो जाए, ताकि चोरी करने के लिए कोई फिक्स डेटा बचे ही नहीं। क्योंकि याद कीजिए वो शुरुआती बात, हड्डी टूटने पर एक्सरे मशीन तो प्रॉब्लम को एकदम साफ और सटीक दिखा देती है, पर जब किसी की डिजिटल आइडेंटिटी टूटती है तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई साफ तस्वीर नहीं होती, बस एक लंबी अंधेरी कानूनी लड़ाई बचती है जहां एक निर्दोष इंसान को उम्र भर ये साबित करना पड़ता है कि वो दरअसल वही है